Why was Kennedy killed? Who benefited? Who has the power to cover it up? ये 3 सवाल, कैनेडी को क्यों मारा, इससे किसको फायदा हुआ और किसके पास इतनी ताकत थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के हत्याकांड पर पर्दा डाला जा सके। इन 3 सवालों के जवाब टटोलने के लिए अमेरिकी पब्लिक पिछले 60 सालों से लगी हुई है, लेकिन आज भी कैनेडी हत्याकांड की पहेली अनसुलझी ही है। नमस्कार, मैं शुभम और आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति JF कैनेडी के हत्याकांड के पीछे की क्या है कहानी और क्यों ये इतने वर्षों तक षड्यंत्रों से घिरी रही। समय के साथ ये तो साबित होता चला गया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने JF के हत्याकांड की अहम जानकारी दुनिया से छिपाए रखी। यहाँ तक कि हत्याकांड की जांच के लिए जो आयोग गठित हुआ उससे भी हत्याकांड के अहम पहलुओं को छुपाए रखा। लेकिन क्यों? क्योंकि कैनेडी CIA की ओवरवेलमिंग पावर पर लगाम लगा रहे थे या उनका युद्ध के बजाय बातचीत की पॉलिसी अमेरिकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए खतरा था। ऐसे कई सवाल हैं जिन्होंने कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया, लेकिन शायद अब सच दुनिया के सामने आने वाला है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने JF के हत्याकांड से जुड़े कई दस्तावेजों को सार्वजनिक कर दिया है, जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद अब JF के हत्याकांड की पहेली सुलझ जाए। A lot of people are waiting for this for years, for decades. And everything will be revealed. अमेरिकी प्रशासन ने JF के हत्याकांड से जुड़े लगभग 63,400 पेज सार्वजनिक कर दिए हैं। हालांकि अभी कई और दस्तावेज सार्वजनिक करने बाकी हैं, जिनसे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि फिलहाल के लिए कोई नया खुलासा होने की उम्मीद नहीं है। तब तक के लिए सिर्फ इतना ही पता है कि कैनेडी को टेक्सास के डलास में एक अकेले शख्स ली हार्वी ऑसवाल्ड ने मारा। लेकिन नए डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से ऑसवाल्ड और CIA के क्यूबा के खिलाफ सैबोटाज ऑपरेशंस के बारे में नई जानकारी मिली है। हत्याकांड से पहले ऑसवाल्ड ने मेक्सिको में स्थित क्यूबा और सोवियत एम्बेसी से संपर्क किया था और वो वहां शरण लेने की फिराक में था। इससे उसके JF के हत्याकांड से लिंक पर कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अगर उसने ही कैनेडी पर गोली चलाई थी तो वो हत्याकांड से पहले अमेरिका छोड़कर क्यों जाना चाहता था। एक दूसरे डॉक्यूमेंट से ये भी पता चला कि ऑसवाल्ड सोवियत खुफिया एजेंसी KGB के लिए काम नहीं करता था। ऐसे में JF के हत्याकांड से सोवियत संघ का कनेक्शन भी खत्म हो जाता है। तो फिर आखिर JF के हत्याकांड के पीछे किसका हाथ था, ये सवाल आज भी बना हुआ है। JF के हत्याकांड को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को टटोलना जरूरी है, जिससे ये जाना जा सके कि हत्याकांड की ऑफिशियल स्टोरी क्या है और क्यों ये इतने दशकों तक संदेह के घेरे में रही। ऑफिशियल स्टोरी के मुताबिक अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी की हत्या 22 नवंबर 1963 को टेक्सास के डलास में हुई, जब वे चुनाव प्रचार के लिए वहां पहुंचे थे। वे एक खुली गाड़ी में जा रहे थे और उस वक्त उनके साथ गाड़ी में उनकी पत्नी जैकलिन कैनेडी, टेक्सास के गवर्नर जॉन कॉनली और उनकी पत्नी मौजूद थी। जब उनका काफिला डेली प्लाजा से गुजर रहा था तो उस समय पीछे से उन पर 3 गोलियां चलाई गई। पहली गोली तो निशाना भटक गई, लेकिन दूसरी गोली कैनेडी की गर्दन के निचले हिस्से को चीरते हुए उनके गले से बाहर निकली। फिर आगे बैठे गवर्नर कॉनली के कंधे और कलाई को पार करते हुए उनकी जांघ में जा घुसी। सरप्राइजिंग है ना, एक गोली से 7 घाव होना, जो एक साधारण गोली के लिए बहुत ज्यादा है। तीसरी गोली सीधे कैनेडी के सिर के पिछले हिस्से में लगी। इसके बाद उन्हें पास के पार्कलैंड मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटनाक्रम में पुलिस ने दावा किया कि उसने हत्यारे को पकड़ लिया है, जिसकी पहचान हुई ली हार्वे ऑसवाल्ड के रूप में। ऑसवाल्ड एक पूर्व अमेरिकी मरीन था जो कम्युनिज्म को अपनाकर कुछ समय के लिए सोवियत संघ भी चला गया था। यह कोल्ड वॉर का दौर था, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। ऐसे में ऑसवाल्ड के सोवियत संघ से संबंध ने सभी को यह विश्वास दिलाया कि असली हत्यारा वही है और इस घटना की किसी दूसरे एंगल से जांच हुई ही नहीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है। गिरफ्तार किए जाने पर ऑसवाल्ड ने खुद को निर्दोष बताया। I don't know what this is all about. Kill the president? No, sir, I didn't. People How'd keep you get the asking me that. president? Sir? You shoot the president? I work in that building. Were you in the building at the time? Naturally, if I work in that building, yes, sir. Back up, man. Did you shoot the president? No, they're taking me in because of the fact that I lived in the Soviet Union. I'm just a patsy. I'm just a patsy. I'm just a patsy. I am just a patsy. ये शब्द ऑसवाल्ड के हैं जब वह डलास पुलिस मुख्यालय में था। इसका मतलब है कि वह सिर्फ एक बलि का बकरा है और असली खेल कोई और खेल रहा है। हालांकि ऑसवाल्ड के कम्युनिज्म से लिंक होने की वजह से किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। सभी को लगा कि ऑसवाल्ड का कच्चा चिट्ठा
मुकदमे के दौरान खुल जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ऑसवाल्ड मुकदमे के लिए कभी कोर्ट पहुंचा ही नहीं। कैनेडी हत्याकांड के 2 दिन बाद ही ऑसवाल्ड को डलास के एक नाइट क्लब के मालिक जैक रूबी ने पुलिस के सामने ही गोलियों से भून डाला। इस घटना ने सभी को चौंका दिया था और यहाँ से शुरू होती है षड्यंत्रों की कहानी। ऑसवाल्ड के यूं अचानक मारे जाने से ये बातें होना शुरू हो गई कि ऑसवाल्ड के ये बताने से पहले कि वो किसके लिए या किसके साथ काम करता था, उसे निपटा दिया गया। JFK के मरने के बाद तत्कालीन VP लिंडन बी जॉनसन राष्ट्रपति बने। उन्होंने हत्या की जांच के लिए एक आयोग बनाया जिसे लीड कर रहे थे मुख्य न्यायाधीश अल वॉरेन। 9 महीने बाद वॉरेन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ऑसवाल्ड ने JFK की हत्या की और ये काम उसने अकेले ही किया। साथ ही आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि एक 6.5 मिलीमीटर की गोली से राष्ट्रपति कैनेडी मारे गए और इसी गोली से गवर्नर कॉनली भी घायल हुए। वॉरेन कमीशन की रिपोर्ट को लोगों ने सिरे से दरकिनार कर दिया था, क्योंकि इस बात पर विश्वास करना मुश्किल था कि एक मामूली गोली 2 लोगों के शरीर में 7 घाव कर सकती है। इसके अलावा हत्याकांड के 12 साल बाद बाहर आया एक फुटेज JFK हत्याकांड को एक नया मोड़ ले आया। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि एक गोली JFK की खोपड़ी को छेदती हुई निकली, जिससे उनका सिर पीछे की ओर गया। मतलब कि गोली सामने से चलाई गई थी और ऑसवाल्ड के अलावा कोई और शूटर भी था। अभी हमने आपको बताया था कि वॉरेन कमीशन की रिपोर्ट में सभी गोलियां पीछे से चलने की बात कही गई थी। इससे कमीशन फाइंडिंग्स पर सवाल उठने शुरू हो गए। साथ ही ये सवाल भी उठा कि सुरक्षा एजेंसियों ने इस फुटेज को 12 सालों तक छिपाकर क्यों रखा। इस फुटेज के बाहर आने से मानो अमेरिका में बवाल मच गया। हर अमेरिकी को ये विश्वास होने लगा कि ऑसवाल्ड अकेला नहीं था और उनकी सरकार उनसे असली सच्चाई छिपा रही है। JFK हत्याकांड पर कई मूवीज भी बनने लगी। लोग लगातार सवाल उठा रहे थे कि आखिर उनके राष्ट्रपति को किसने मारा। पब्लिक प्रेशर इस कदर बढ़ गया था कि सरकार को 1992 के JFK रिकॉर्ड्स एक्ट को पारित करना पड़ा, जिसमें कैनेडी की हत्या से संबंधित फाइलों को सार्वजनिक करने की बात की गई थी। अभी हाल ही में जो फाइलें सार्वजनिक हुई वो भी इसी का पार्ट है। हालांकि अभी तक हत्याकांड से जुड़ी कुछ ठोस चीजें सामने नहीं आई हैं। आपको बता दें कि कोल्ड वार के दौरान अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA दुनिया भर में कई इलीगल एक्टिविटीज में शामिल थी। सरकारें गिराना, विदेशी लीडर्स की हत्या करना इसमें शामिल था। सत्ता में आने के बाद JFK को ये सब पसंद नहीं आया, जिसे वे अमेरिकन पावर के दुरुपयोग के रूप में देखते थे। इसी कारण उन्होंने अपने कुछ सैन्य और खुफिया एजेंसी के बड़े अधिकारियों को डिमोट करना या उन्हें निकालना शुरू कर दिया था। इसमें CIA डायरेक्टर एलन डुल्स जैसे अधिकारियों का नाम भी शामिल है। इसके अलावा कैनेडी वियतनाम में युद्ध नहीं चाहते थे और सोवियत संघ के खिलाफ हार्ड पावर के बजाय कूटनीतिक समाधान के पक्ष में थे। उन्होंने CIA द्वारा चलाए जा रहे कई गुप्त ऑपरेशंस भी बंद कर दिए थे। इन सब की वजह से JFK और उनके सैन्य और खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के बीच तनाव पैदा होने लगा था। कई थ्योरी सामने आई जिसमें कहा गया कि वह CIA ही थी जिसने कैनेडी की हत्या की, क्योंकि कैनेडी उसकी अनियंत्रित पावर पर लगाम लगा रहे थे। कहा यह भी गया कि कैनेडी का युद्ध के प्रति कम लगाव की वजह से अमेरिकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उन्हें अपने आर्थिक हितों के लिए खतरा मान रही थी और वही उनकी हत्या के पीछे भी थी। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि इस हत्या के पीछे क्यूबा का हाथ था, क्योंकि CIA खुद क्यूबा के नेता फिडेल कास्ट्रो की हत्या करने की कोशिश कर रही थी। ऐसी कई थ्योरीज पिछले 60 सालों से चल रही हैं, लेकिन पूरी सच्चाई क्या है वो तो तभी सामने आएगी जब JFK हत्याकांड की सभी फाइलें सार्वजनिक हो जाएंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।